चैलेंजर स्पेस शटल की लॉन्च से ठीक एक रात पहले नासा के इंजीनियर बॉब इबलिंग अपने घर आए और इंतहाई दुख भरे लहजे में अपनी बीवी को कहा कि कल लॉन्च होने वाला शटल ब्लास्ट होने वाला है। और वैसे ही अगली सुबह 28 जनवरी सन 1986 को सुबह 11:40 पर स्पेस शटल को लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च होने की ठीक 73 सेकंड्स बाद वही हुआ जिसकी प्रिडिक्शन इंजीनियर ने की थी, और देखते ही देखते स्पेस शटल फटकर समंदर में जा गिरा। पर अब ये सवाल पैदा होता है कि उस रात बॉब इबलिंग ने इतने यकीन से कैसे कहा था कि शटल लॉन्च होते ही फट जाएगा। इस शटल का हादसा कैसे और क्यों पेश आया और इसका असल जिम्मेदार कौन था। दी जियोग्राफिक की वीडियोस में एक बार फिर आप सबका वेलकम है। नाजरीन, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, ये मंजर पूरी दुनिया लाइव ब्रॉडकास्ट पर देख रही थी जब चैलेंजर स्पेस शटल एकदम से फटकर एक फायर बॉल बनकर नीचे ओशन में आ गिरा। ये वाक़या न सिर्फ नासा और अमेरिका की हुकूमत के लिए अफसोसनाक था, बल्कि इसने पूरी दुनिया को गम में धकेल दिया। चैलेंजर अपने साथ टोटल 7 बंदों को लेकर स्पेस में लेकर जा रहा था, जिनकी मौत को आज भी दुनिया नहीं भूल पाई। चैलेंजर को असल में सन 1975 में स्पेस शटल के प्रोग्राम के लिए टेस्ट सर्विस के लिए बनाया गया था, लेकिन 1989 में एक एक्चुअल स्पेस क्राफ्ट में तब्दील कर दिया गया। और ये वही शटल थी जिसने पहली बार एक खातून एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस में लेकर गई थी। लेकिन इस मिशन में चैलेंजर को पहले से भी ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी, क्योंकि इसमें एक हिस्ट्री की टीचर भी थी जिनको नासा की तरफ से सेलेक्ट किया गया था ताकि वो स्पेस से स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव लेक्चर भी दे सके, जिसके लिए बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यही वजह थी कि इस मिशन में इनकी मौजूदगी मीडिया को लाइव कवरेज करने पर मजबूर कर रही थी, और इसीलिए काफ़ी स्कूल्स को लाइव सैटेलाइट की फीड्स भी दे दी गई थी। नाजरीन, ये प्रोग्राम नासा के दूसरे प्रोग्राम्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला था, जिसमें ज़्यादातर व्यूअर्स स्कूल के बच्चे ही थे। नाजरीन, यहाँ सिर्फ ये टीचर की मौजूदगी ही नहीं फेमस बना रही थी, बल्कि उस वक्त के बच्चों के फेमस कैरेक्टर द बिग बर्ड को भी स्पेस में लेकर जाने के लिए बात चलाई गई थी, लेकिन लास्ट टाइम पर मिशन कंट्रोल ने उसकी इजाजत नहीं दी। इस मिशन के पायलट माइक स्मिथ थे। इनकी ये पहली स्पेस फ्लाइट थी, पर क्या मालूम था इनको कि ये इनकी कैरियर की पहली और आखिरी फ्लाइट है। माइक को धमाके से पहले पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, पर एक्सप्लोजन से चंद सेकंड्स पहले ही जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो भी माइक की ही थी, जो थे सिर्फ ओहो, और इसके साथ ही शटल से राब्ता टूट गया। इस लॉन्च में गड़बड़ का सिर्फ माइक ही को नहीं पता था, बल्कि लॉन्चिंग से पहले 4 इंजीनियर्स को भी पता चल चुका था। ये इंजीनियर्स नासा के कॉन्ट्रैक्टर मॉर्थन थाइकोल की तरफ से थे। इन्होंने एक रात पहले ही कहा था, जबकि टीम को कायल भी करने की कोशिश की थी कि इसकी लॉन्च को डिले कर दिया जाए। इंजीनियर्स की रिकमेंडेशन पर एक मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें कहना था कि आज से पहले इतने फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में कभी शटल को लॉन्च नहीं किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि शटल के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग कनेक्ट करते वक्त रबड़ की रिंग्स डाली जाती हैं। ये रिंग्स फ्रीजिंग क्लाइमेट पे अपनी परफॉर्मेंस कम कर देती है। नासा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये वजह इतनी अहम नहीं लगी और इंजीनियर्स की रिकमेंडेशन को रद्द कर दिया। इनमें से एक इंजीनियर बॉब जब अपने घर वापस आ गए तो उन्होंने अपनी बीवी को इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा, इट्स गोइंग टू ब्लो अप। इस वाक़े के बाद बॉब तो रिटायर हो गए, पर उन्होंने कई इंटरव्यूज में ये बात की कि इस वाक़े के बाद उनकी एक रात भी पुरसकून नहीं गुजरी। इस वाक़े के 20 साल बाद भी वो इस वाक़े पर अपने आप को कसूरवार ठहराते रहे। असल में उस दिन हुआ क्या था, इसके लिए हम ये फोटो देखते हैं। ये प्लेन की तरह दिखने वाला, इसको स्पेस शटल कहते हैं। ये किसी भी नॉर्मल प्लेन की तरह फ्लाई और लैंड कर सकता है, लेकिन अर्थ ग्रेविटी से निकलने के लिए इस शटल को काफी थ्रस्ट चाहिए होता है, और ज्यादा थ्रस्ट का मतलब ये है कि ज्यादा फ्यूल का जलना। इतनी क्वांटिटी में फ्यूल के लिए इसके साथ एक फ्यूल टैंक लगा होता है। इसमें ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है। क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन तो होता नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन को भी इसी टैंक में रखा जाता है। पर शटल को ऊपर ले जाने के लिए ये 3 इंजन सिर्फ काफी नहीं होते, इसके दोनों तरफ सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी लगे होते हैं, जो कि शटल को स्पेस की हदूद में पहुंचाने के साथ ही अलग होकर दोबारा से वापस समंदर में गिर जाते हैं। इन रॉकेट बूस्टर के कंबस्टन चैम्बर आपस में रबड़ सील्स के जरिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, ताकि इसके गर्म गैसेस दिए गए एग्जॉस्ट से ही बाहर निकल जाएं। और उस दिन बाकी सब तो ठीक था, सिवाय फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से। वो रबड़ सील्स, जिनको ओ रिंग्स भी कहा जाता है, वो सख्त हो गए थे और गैसेस को अच्छी तरह से नहीं रोक पाए। दोनों में से एक रॉकेट, जो कि कैमरे की नज़र में नहीं आ रहा, जिसकी लॉन्चिंग के वक्त ही
और रिंग काम करना बंद कर गई थी और ये गर्म गैसेस लीक होते ही साथ में फ्यूल टैंक से लग रही थी। 6000 डिग्री सेल्सियस गर्मी कोई मामूली गर्मी नहीं होती। ये गर्माइश इतनी ज्यादा होती है कि जितनी सूरज की सतह पर गर्माइश पाई जाती है। और लीक होने के बाद मेन फ्यूल टैंक कुछ ही देर तक सिर्फ ये गर्माइश बर्दाश्त करती रही, लेकिन 70 सेकंड्स तक उसका मेटल मेल्ट होकर अंदर मौजूद लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल के साथ मिलकर 46,000 फीट पर धमाके से ही फट गया। हादसे के बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही और सबको यही लगा कि अंदर मौजूद इसमें साथ के साथ एस्ट्रोनॉट्स धमाके के साथ ही दम तोड़ गए होंगे। पर कुछ अरसे बाद एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक जो मालूम हुआ वो काफी हैरानकुन था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के वक्त फौरन ही शटल का केबिन डीप्रेशराइज नहीं हुआ था और ओशन में गिरने तक उसके अंदर सारा क्रू जिंदा था। ये नासा की स्पेस फ्लाइट्स मिशन में पहली दफा हुआ था कि दौरान परवाज ही उन्होंने अपना क्रू आसमान में ही खोल दिया था। इसी वाकये से पहले सन 1967 में भी अपोलो 1 मिशन में भी 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई थी, लेकिन वो हादसा ग्राउंड टेस्टिंग के वक्त पेश आया था। जिस दिन चैलेंजर को लॉन्च होना था उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन को भी लाइव स्पीच करनी थी और हादसे के साथ ही उन्होंने भी अपनी एनुअल स्पीच डिले कर दी। नेवल क्रू को कई हफ्तों बाद इस शटल के ज्यादातर हिस्से मीलों दूर ओशन से मिल गए और आखिरकार 6 हफ्तों बाद सी डाइवर्स को केबिन शटल मिल गया जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की बॉडीज मौजूद थी। इस हादसे के बाद सारी जिम्मेदारी नासा ने अपने ऊपर ले ली क्योंकि उन्होंने जानबूझकर लॉन्चिंग रूल्स को नजरअंदाज किया था, जबकि इंजीनियर्स ने बार बार एतराज किया था कि यह मौसम लॉन्चिंग के लिए बहुत ठंडा है। तो ये सब जानने के बावजूद भी नासा ने क्यों ये मिशन लॉन्च किया था, इस सवाल के कई जवाबात हैं। चूंकि नासा को हर साल 24 मिशंस कंप्लीट करने होते हैं, अपना टारगेट पूरा करने के लिए नासा ने अपने लोगों पर उनकी काबिलियत से भी ज्यादा लोड डाल रखा था। जबकि इस हादसे के बाद नासा ने अगले 3 सालों तक अपने सारे स्पेस प्रोग्राम सस्पेंड कर दिए थे, जबकि नासा में कई बहुत चेंजेस भी किए गए, जिसमें सेफ्टी के लिए प्रेसिडेंशियल पैनल भी बनाया गया ताकि अगली बार ऐसा कोई हादसा ना पेश आए। उम्मीद है आप सबको आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।